आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म जैसे हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जितना इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है 12th में उतना ही इंपॉर्टेंट मैग्नेटिज्म है। आप ये मान लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इनसे मिला के जितने क्वेश्चंस आते हैं वो आपके किससे आ जाएंगे, मैग्नेटिज्म से आ जाएंगे। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है और सिंपल चैप्टर है। मेनली आपको फॉर्मूले याद रखने होंगे और कुछ ट्रिक्स हैं डायरेक्शन वगैरह निकालने की मैग्नेटिक फील्ड की, उस पर ध्यान देना होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, कुछ पार्ट्स में पढ़ेंगे हम। जैसे अभी हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो सबसे पहले आप पढ़ लोगे कि मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से कोई क्रिएट करता है, और एक बार हमें पता लग जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से क्रिएट होती है और कितनी क्रिएट होती है, तो फिर हम निकाल लेंगे कि उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगता होगा और किस तरह से लगता होगा। और उसके बाद चैप्टर आ जाएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 चैप्टर आते हैं मेनली इसमें। फिर इसके बाद जो हम पढ़ लेते हैं वो ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पढ़ लेते हैं, जिससे एक क्वेश्चन क्या होता है, फिक्स होता है। ये काफी छोटा चैप्टर है। ठीक है, तो पूरा अगर एज सच देखा जाए मैग्नेटिज्म तो काफी बड़ा है। ठीक है ना, इसके पढ़ने के बाद EMI के बाद हम थोड़ा सा अर्थ्स मैग्नेटिज्म और जिसे हम कहते हैं जनरल क्लासिकल मैग्नेटिज्म, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो ये उसके क्या हो गए, सब टॉपिक्स है मेनली। ठीक है, तो अगर आपको एक भी चीज नहीं आती होगी तो आगे की चीजें समझ पाना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको फील्ड समझ नहीं आई तो आप फोर्स नहीं निकाल पाओगे, फोर्स समझ नहीं आया तो फिर EMI नहीं हो पाएगा, क्लासिकल मैग्नेटिज्म हम नहीं कर पाएंगे और AC नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट अभी क्या है हमारे लिए, मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे हमने देख लिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल है तो अपने चारों तरफ एक रीजन क्रिएट करता है जो कि इंफिनिटी तक एक्सटेंड करता है, और ये रीजन ऐसा है कि इसके अंदर अगर और कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करे तो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन महसूस होता है। सिमिलर चीज किसके साथ होती है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ होती है। अब नेचर के अंदर एक सब्सटेंस हमें मिलता है, ठीक है ना, जिन्हें हम मैग्नेट्स बोल देते हैं। ठीक है, आपको अर्थ में से मिल जाएंगे। तो कुछ पर्टिकुलर ऐसे सब्सटेंस हैं, ये हम जनरल ले लेते हैं, कैसी, बार मैग्नेट जिसे बोला जाता है। नेचर में तो एक रैंडम शेप में मिलता होगा, पर कुछ शेप्स जो है मैग्नेट्स की क्या है, फेमस है, जैसे कि बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट। ठीक है, तो मैग्नेट बेसिकली क्या है, एक सब्सटेंस है जो कि एक पर्टिकुलर टाइप के मटेरियल्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्यों अट्रैक्ट करता है, क्या रीजन है अट्रैक्ट करने का, ये सब हम देखते हैं क्लासिकल मैग्नेटिज्म में। अभी अगर जनरल बात की जाए तो आपको पता होगा कि अगर हम एक बार मैग्नेट की बात करें तो बार मैग्नेट के ऊपर कितने पोल्स होते हैं, 2 पोल्स होते हैं। ठीक है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इस तरह से एक बार मैग्नेट को बता दिया जाता है और कहा जाता है कि कोई भी मैग्नेट, यहाँ पे हम बार मैग्नेट का एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल अपने चारों तरफ क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। और ये फील्ड भी कहां तक एक्सटेंड करती है, तो ये फील्ड भी इंफिनिटी तक एक्सटेंड करती है। ये फील्ड भी नेचर में कैसी है, इंटरैक्टिव है। यानी कि अगर और कोई पार्टिकल यहाँ पे एंटर करता है, ये हमें पता लगेगा अभी कि किस टाइप का पार्टिकल होना चाहिए, लेकिन हाँ, इस रीजन और इस फील्ड के अंदर अगर कोई पार्टिकल एंटर करता है जो कि इसकी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है। ठीक है ना, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो अगर मैं बार मैग्नेट की बात करूं तो बार मैग्नेट के लिए हम बताते हैं कि उसके पास कितने पोल्स होते हैं, 2 पोल्स होते हैं, जिन्हें नाम दिया जाता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। याद रखना, इन्हें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं बोला जाता। ठीक है ना, क्योंकि आपको याद हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से रिप्रेजेंट करते थे। क्यों, क्योंकि हमें पता था कि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की होगी वही डायरेक्शन उस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की भी आ जाएगी। लेकिन मैग्नेटिज्म में ऐसा नहीं होता है, जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन की है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए इन्हें क्या बोला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोला जाएगा सिर्फ। समझ आई ना बात। तो हम ये कह देते हैं कि कोई भी बार मैग्नेट अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी जो कि कहां तक एक्सटेंड करेगी, इंफिनिटी तक एक्सटेंड करेगी। ठीक है ना, तो इसकी फील्ड लाइंस को शो कैसे किया जाता है, तो हम मानते हैं कि नॉर्थ पोल से तो फील्ड लाइंस क्या कर रही होती हैं, किसी भी मैग्नेट को एग्जिट कर रही होती हैं, और साउथ पोल पे वो उस मैग्नेट को क्या कर रही होती हैं, एंटर कर रही होती हैं। हाँ,
अब क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी बार मैग्नेट के अंदर भी एग्जिस्ट करती हैं? बार मैग्नेट नहीं, जनरल अगर मैं बोलूं किसी भी मैग्नेट के अंदर क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती हैं, तो आप बोलोगे कि हाँ, किसी भी जनरल मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करेंगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट क्या होगा, तो आपको याद रखना है कि वो नॉर्थ पोल से क्या करती हैं, एग्जिट करती हैं, और साउथ पोल पे जाके क्या करेंगी, टर्मिनेट करेंगी। तो आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हो जाती है नॉर्थ टू साउथ, पर इनसाइड द मैग्नेट अगर बोला जाए तो फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करती है। यानी कि हमें यहां से क्या समझ आया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो हमेशा कैसे एग्जिस्ट करेंगी, तो वो क्लोज्ड लूप के अंदर हमेशा क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा ही क्लोज लूप में क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। समझ आई बात? यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख भी रहा है, ये काफी सिंपल सी बात लगती है, लेकिन जेईई एडवांस में सिर्फ यही क्वेश्चन आ चुका था। उन्होंने एक बार मैग्नेट बनाई थी और आपसे पूछा था कि कौन सा वाला डायग्राम सही है, ठीक है ना। 4 डायग्राम्स दिए हुए थे इस तरह से, जैसे नॉर्थ पोल साउथ, नॉर्थ साउथ, और इस तरह से उन्होंने फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दिखाई थी। तो आप ऐसे कह सकते हो कि 2 डायग्राम में तो क्या था, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हुई थी, और 2 डायग्राम में साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हुई थी। लेकिन जिनमें नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हुई थी उनमें अंतर क्या था कि एक के अंदर तो फील्ड लाइंस मैग्नेट के अंदर नहीं शो की गई थी, जबकि दूसरे के अंदर फील्ड लाइंस मैग्नेट के अंदर भी शो की गई थी। तो आंसर कौन सा वाला था, जब फील्ड लाइंस अंदर भी शो की गई हो। तो आपको याद क्या रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसे एग्जिस्ट करेंगी, क्लोज लूप में एग्जिस्ट करेंगी। बार मैग्नेट के लिए नॉर्थ पोल से एग्जिट करेंगी और साउथ पोल में एंटर करेंगी आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ पोल से नॉर्थ पोल वो जारी होती है। समझ आई ना बात? ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट हम कर देते हैं बी वेक्टर से। बी वेक्टर से आप क्या करते हो, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है ना। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड बी क्या हो गई, आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, अभी तक लोगों को क्या पता था, एक समय तक सिर्फ ये पता था कि हमें अर्थ में से कुछ ऐसे मटेरियल मिलते हैं जिनके पास क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होने का मतलब ये हुआ कि वो अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। यानी अर्थ से आपने एक मैग्नेट निकाला तो वो क्या कर रहा होगा, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा, ठीक है ना। इस मैग्नेटिक फील्ड से इन्फ्लुएंस होने वाला एक मटेरियल जैसे कि आयरन होता है, तो उन्होंने देखा कि अगर हम कंपास ले लें और कंपास को इस मैग्नेटिक मटेरियल के पास रखें तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये कंपास क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है ना। अभी तक लोगों को सिर्फ ये चीजें पता थी, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसे हम कहते हैं ओरेस्टेड्स एक्सपेरिमेंट, साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने ऐसा देखा कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर था और उसके पास में एक मैग्नेटिक कंपास रखा गया था, तो उस मैग्नेटिक कंपास में भी क्या देखा गया, डिफ्लेक्शन देखा गया, ठीक है ना। अब ये एक तरह की नई डिस्कवरी थी, क्योंकि इससे पहले ये किसी को नहीं पता था, ठीक है ना। हमें ये पता था कि कोई भी करंट कैरिंग वायर जो होगा वो हमेशा कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। अगर कोई करंट कैरिंग वायर न्यूट्रल है, इसका मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड वो जनरेट नहीं कर रहा होगा। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं कर रहा है तो पास में कंपास रखने पर अगर कंपास में डिफ्लेक्शन आ रहा है तो उसका रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं हो सकती। और तब तक ये पता भी था कि कंपास में डिफ्लेक्शन सिर्फ तब आता है जब क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो। जैसे कि अर्थ के ऊपर भी, अर्थ की सरफेस के ऊपर भी आप अगर कंपास रखते हो तो उसमें डिफ्लेक्शन देखा जाता है। वो क्यों होता है, वो हम अर्थ मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं, क्लासिकल मैग्नेटिज्म में, पर यहाँ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि अर्थ भी क्या करती है, एक बड़ी सी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो ये सब लोगों को पता था, ठीक है। लेकिन ये पहली चीज पता लगी किससे, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। तो उनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि कोई भी करंट कैरिंग वायर अगर हमारे पास है और उसके पास में आपने एक मैग्नेटिक कंपास रखा है तो उसके अंदर क्या देखा गया, डिफ्लेक्शन देखा गया। समझ आएगा। इसके बाद और क्या देखा गया, फर्दर जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें पता लगा कि इसी करंट कैरिंग वायर के पास में अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल रख दूं तो क्या इस पे कोई फोर्स लगेगा। इस तरह का एक्सपेरिमेंट करने की उन्होंने कोशिश की। क्या क्या पता था उन्हें वायर के बारे में, कि वायर क्या है, न्यूट्रल है।
वायर अगर न्यूट्रल है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना रहा है। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना रहा है तो इसके पास में एक चार्ज पार्टिकल को रखने पर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए। और जब एक्सपेरिमेंट किया तो पता लगा कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा था। तो यहां तो कोई इश्यू ही नहीं था। समझ आ गई उन्हें बात कि ठीक है, चार्ज पार्टिकल हमने रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, फोर्स नहीं लगना चाहिए था और नहीं भी लग रहा है। लेकिन दिक्कत कहां पे हुई? दिक्कत वहां पे हुई कि उन्होंने करंट कैरिंग वायर के पास में चार्ज पार्टिकल जो रखा हुआ था उसे किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कुछ स्पीड दे दी। और जैसे ही उन्होंने इस चार्ज पार्टिकल को स्पीड दी, उन्होंने देखा कि चार्ज पार्टिकल का पाथ चेंज हो गया, यानी कि चार्ज पार्टिकल अपने पाथ से क्या हो गया? डिविएट हो गया। अब ये थोड़ी सी आश्चर्य वाली बात थी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है तो फिर इस चार्ज पार्टिकल का पाथ क्यों चेंज हो रहा है? और कंपास की बात उन्हें पता ही थी। तो यहां से उन्होंने कंक्लूजन लगाया कि इस करंट कैरिंग वायर ने अपने चारों तरफ क्या किया है? एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पार्टिकल पे क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से इसका पाथ क्या हुआ? डिविएट हो गया। समझ आई बात? तो ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला यहां से। क्या कंक्लूजन निकलता है ऑरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट से? आप ये कह सकते हो कि कोई भी करंट कैरिंग वायर, ठीक है ना, कोई भी करंट कैरिंग वायर क्या जनरेट करेगा? जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है ना, जिससे कि क्या आता है? कंपास में डिफ्लेक्शन आता है। पहली ऑब्जर्वेशन ये थी। दूसरी थी कि अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हो तो कंपास के डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है? बदल जाती है, ठीक है ना। ये उनकी दूसरी ऑब्जर्वेशन थी। तीसरी ऑब्जर्वेशन थी कि अगर आप एक चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पे रखते हो एक करंट कैरिंग वायर के पास, तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है, ठीक है भाई। और चौथी ऑब्जर्वेशन थी कि अगर आप एक चार्ज पार्टिकल को कोई स्पीड दे देते हो करंट कैरिंग वायर के पास, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगने लग जाता है, जिसकी वजह से उसका पाथ क्या हो जाता है? डिविएट हो जाता है। समझ आई बात? तो उन्होंने एक कंक्लूजन निकाल लिया कि इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या लग सकता है? एक मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है। समझ आई बात? और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कई बार रिपीट किया। कई बार रिपीट करते हुए एक ऑब्जर्वेशन उन्हें और मिली। क्या? वो हर दिशा में फेंक के देख रहे थे इस चार्ज पार्टिकल को, जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन में सब में फेंक के देख रहे थे, और पार्टिकल क्या कर रहा था? अपने पाथ से डिविएट हो रहा था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने इस पार्टिकल को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पीड दी, जो कि मुझे पता है इस डायग्राम के लिए वो डायरेक्शन आएगी अंदर की तरफ, ठीक है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ऐसी आ रही थी जहां पर पार्टिकल को स्पीड देने पर पार्टिकल कैसा जा रहा था? अनडिविएटेड जा रहा था। क्या कह रहा हूं मैं? कि अगर एक करंट कैरिंग वायर था, उसके पास में उन्होंने एक चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पे रखा तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे स्पीड दी और किसी भी डायरेक्शन में फेंका तो देखा कि वो अपने पाथ से क्या हो रहा है? डिविएट हो रहा है। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने कई बार किया और वहां से एक कंक्लूजन निकाला। क्या? कि एक ऐसी डायरेक्शन 3D स्पेस में एग्जिस्ट करती है एक करंट कैरिंग वायर के पास, जहां अगर मैं चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करूं, उस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करूं, तो चार्ज पार्टिकल अनडिविएटेड मूव कर जाता है, यानी उस डायरेक्शन में फेंकने पर चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा होता। तो इसी डायरेक्शन को उन्होंने डिफाइन कर दिया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। क्योंकि वैसे अगर जनरली देखा जाए तो हर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या बोला जाए? तो उन्हें समझ नहीं आया। तो उन्होंने क्या किया? किस डायरेक्शन को बोल दिया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? जिस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करने पर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता, या वो कैसे चला जाता है? अनडिविएटेड चला जाता है। समझ आई बात? किसी को डाउट इसमें? तो ये था इनका एक्सपेरिमेंट और ये थी इनकी ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एक बार मैं यहां से भी पढ़ देता हूं। क्या क्या है? करंट कैरिंग वायर क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड दैट एक्सटेंड्स अप टू इंफिनिटी। सेकेंड पॉइंट, ओनली अ मूविंग चार्ज पार्टिकल नियर द वायर, ठीक है ना, is deviated as a result of magnetic force on them. Charge particle at rest or a neutral particle does not experience any force. यानी फोर्स लगने के लिए एक तो चार्ज होना चाहिए पार्टिकल के ऊपर, और दूसरी चीज वो किस में होना चाहिए? मोशन में होना चाहिए।
ठीक है ना। और चौथा जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है वो ये है कि द डायरेक्शन अलोंग विच मूविंग चार्ज पार्टिकल डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ आई बात? हाँ। तो कुणाल का डाउट है कि करंट कैरिंग वायर में E0 क्यों होता है? बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड तब प्रोड्यूस करती है जब उसके ऊपर क्या हो, चार्ज हो। एक करंट कैरिंग वायर एक कंडक्टर है जिसमें कि जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हो तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हो। तो अगर ये वायर आपका न्यूट्रल है तो इसकी जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? जीरो आएगी, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। समझ गया? ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर द साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। ठीक है। दूसरी चीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आल्सो ट्रेवल इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। तीसरा पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज एग्जिस्ट इन क्लोज्ड लूप। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि हमेशा किस में एग्जिस्ट करती है? वो क्लोज्ड लूप के अंदर ही एग्जिस्ट करती है। अगला पॉइंट, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है ना, वही चीज है, इंटरसेक्ट तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं कर सकती और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी नहीं कर सकती। ठीक है ना। अगला जो प्रॉपर्टी है वो एकदम सेम है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आती है। वो ये है कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से किसी रीजन में दी गई हैं और आपके पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी, तो जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पास पास होंगी वहां पर कहा जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड एट बी। तो क्लोजर लाइंस रिप्रेजेंट हायर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अगली प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड कैन ओनली एक्सर्ट फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। ये हम समझ ही चुके हैं। और आखिरी पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी था, इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या हो जाता है? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हो जाता है कि अगर किसी पॉइंट पर तीन मैग्नेटिक फील्ड लग रही हैं, B1, B2 और B3, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो वेक्टर समेशन हो जाएगा इन तीनों फील्ड्स का। यानी कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती है। ठीक। तो ये था क्या? ऑरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। ठीक। तो यहां पे हमें क्या पता लगा है कि करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने वाला है अपने चारों तरफ। तो अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का यही है कि किसी भी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना और उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करना। ठीक। तो उस पर चल लेते हैं। तो पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये हम किससे करते हैं? ये हम करते हैं बायट-सेवर्ट्स लॉ। ये भी एक वैज्ञानिक है और इन्होंने क्या किया, एक लॉ दे दिया किसी भी कंडक्टर जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है, एक वायर, उसके पास में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का। लॉ क्या है कि मान लो कि आपके पास ये वायर है जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है कुछ I। इस वायर के अंदर एक छोटा सा एलिमेंट में ले लेता हूं वायर का, जिसकी लेंथ है कुछ dl, और यहां एक पॉइंट है P जहां आपको इस छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या करनी है, कैलकुलेट करनी। इस dl के रिस्पेक्ट में P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर में बोल देता हूं क्या है, r वेक्टर है। तो बायट-सेवर्ट्स लॉ बताता है कि इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P पे जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होगी dB, उसकी वैल्यू होगी μ0/4π I dl क्रॉस r बाय r क्यूब। यह है आपका बायट-सेवर्ट्स लॉ। यानी एक छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड एट अ पॉइंट, ये आपको मिल जाती है μ0/4π I dl क्रॉस r बाय r क्यूब। अब यहां म्यू क्या है? तो म्यू को बोला गया परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस यानी कि आपको पता है वैक्यूम।
तो जैसे हमें कूलम्स लॉ में मिला था क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ये बताती थी कि किसी भी चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मीडियम में किस तरह से एग्जिस्ट करेगी, कितनी अलाउ की जाएगी किसी मीडियम में। वैसे ही परमिएबिलिटी आपको बताती है कि किसी मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड कितनी अलाउ की जाएगी। इसकी वैल्यू जो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट की गई म्यू नॉट, उसकी वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। समझ आई बात। मैग्नेटिक फील्ड की जो हम यूनिट ले लेते हैं वो हम लेते हैं टेस्ला, ठीक है ना, या टी से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो म्यू नॉट की जो यूनिट हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो म्यू नॉट की वैल्यू आपको याद रखनी है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अच्छा, यहां मैंने डीएल को एक वेक्टर शो कर दिया है। डीएल तो आपका क्या था, डीएल थी आपकी एलिमेंट की लेंथ। तो एक वायर के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट लिया जाए तो उसकी तो कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन बायट-सेवर्ट ने ये डिफाइन कर दिया कि जो डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर आप लोगे वो होगी बेसिकली डायरेक्शन ऑफ करंट। अब आपको याद आया कि बचपन में जब मैंने वेक्टर पढ़ाया था उस समय हमने एक करंट का एग्जांपल लिया था कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी की तरह हम ट्रीट करते हैं, पर उसकी डायरेक्शन होती है और उसकी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। वो हमें यहां समझ आएगा। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपको क्या लेना होगा, डीएल लेना होगा। अगर आप करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। समझ आई बात। एक टेस्ला जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका न्यूटन पर एम्पियर मीटर। लॉ आपको समझ आया। म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब। आर जहां पे क्या है, आर है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू आपका एलिमेंट। एलिमेंट में जो डीएल वेक्टर है उसकी डायरेक्शन आपको वही लेनी है जो कि करंट की डायरेक्शन हो इन द कंडक्टर या इन द एलिमेंट। समझ आई बात। तो ये हो गया आपका बायट-सेवर्ट्स लॉ। तो आपको लॉ तो समझ आ गया, पर इससे हमें अभी भी नहीं पता लग पाया है कि करंट कैरिंग वायर की फील्ड कितनी होती है। इसकी हेल्प से हम ये निकालेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम निकालना सीख लेते हैं क्या, डायरेक्शन। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो हमें समझ आया कि इससे हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी करंट कैरिंग वायर के ऊपर, किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पर। तो अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें दो एंटिटी होंगी, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहले हम डायरेक्शन पे ध्यान दे लेते हैं। तो आपको समझ आया, अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी देखूं तो बी ये आपका प्रोपोर्शनल आ गया है किसके, डीएल क्रॉस आर के। ये आपको दिख रहा है, यानी कि बी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, एक ही वेक्टर क्वांटिटी लिखी गई है राइट में, लेफ्ट में डीबी एक वेक्टर क्वांटिटी है और राइट में डीएल क्रॉस आर एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप ये कह सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो डायरेक्शन हम किससे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे राइट हैंड पाम रूल से। तो जब 11th में भी हमने पढ़ा था तब भी मैंने कहा था कि मैग्नेटिज्म आएगा, तब भी मैं बता दूंगा, तो मैं फिर से एक बार बता देता हूं। समझ आया क्या होता है राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। तो मान लो कि आपके पास एक क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है आपको, ए क्रॉस बी, और आपसे पूछा जाए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। और मान लो कि ए वेक्टर आपको इस तरह से दिया गया है और बी वेक्टर आपको इस तरह से दिया गया है। तो राइट हैंड पाम रूल ये कहता है कि अपने राइट हैंड को आपको पूरी तरह से पहले तो बंद करना है और अपने थंब को अलाइन कर लेना है ए वेक्टर की तरफ। ए वेक्टर जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है वहां पे आपके राइट हैंड का थंब जो है पॉइंट करना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं थंब को यहां पे प्लेस कर लूं तो ये आ गया आपका ए वेक्टर। समझ आई बात। फिर आपको जो फिंगर टिप्स है राइट हैंड की, जो टिप्स होती हैं, वो पॉइंट करनी चाहिए कहां, बी वेक्टर की तरफ। यानी बी वेक्टर जहां पॉइंट कर रहा है उस तरफ पॉइंट करना चाहिए आपका फिंगर टिप्स। तो जो पाम होगा आपके राइट हैंड का वो दे देगा डायरेक्शन किसकी, ए क्रॉस बी की। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं करता तो ए वेक्टर इस तरफ है और बी वेक्टर ऊपर की तरफ है, तो पाम आ जाता आउट ऑफ द प्लेन, जिसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हमें क्या मिल जाती, आउट ऑफ द प्लेन मिल जाती। ये हो जाता है क्या, राइट हैंड पाम रूल। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात की जाए
तो आपको थंब किस तरफ रखना होगा? तो पहले लिखा गया है डीएल, तो आपको डीएल की डायरेक्शन में तो क्या करना है? थंब रखना है, और आर वेक्टर की डायरेक्शन में क्या करना है? फिंगर टिप्स को ओपन करना है। और जो पाम देगा वो आपको डायरेक्शन किसकी दे देगा? मैग्नेटिक फील्ड की दे देगा। समझ आई बात? अब डीएल क्या होता है? बेसिकली करंट की डायरेक्शन होती है, तो करंट की तरफ थंब रखो और आर वेक्टर की तरफ फिंगर टिप्स करो, तो आपको क्या मिल जाएगी? नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। समझ आई बात? ठीक है, मान लो कि ये वायर है करंट कैरिंग, और ये है आपका पॉइंट पी, और मुझे बताना है कि इस वायर की वजह से पॉइंट पी पे किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी। बताओ जरा फटाफट। तो आप थंब किधर रखोगे? राइट की तरफ। ये मैंने रख लिया थंब, और पॉइंट मुझे कहां करना है? नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ पॉइंट करेंगे तो पाम आपका इनटू द प्लेन चला जाएगा, तो ये आ जाएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। समझ आई बात? सिमिलरली मैं अगर बोलूं कि इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है और यहां है आपका पॉइंट पी, क्या आ जाएगी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की? करंट की तरफ थंब रखें राइट हैंड का, और फिंगर टिप से पॉइंट करें आर वेक्टर की तरफ। आर वेक्टर हमेशा ड्रॉ कर लो, आर वेक्टर हो जाएगा वायर पे टेल रखते हुए पॉइंट पी पे हेड बनाना। जैसे इसके लिए आर वेक्टर ये था। सिंपल है, नीचे की तरफ आपको थंब रखना है और पॉइंट करना है राइट की तरफ, तो पाम कहां जाएगा? इनटू द प्लेन। तो ये आ गई आपकी डायरेक्शन क्या? मैग्नेटिक फील्ड की। तो मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, है ना? कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर। तो क्वेश्चन बस ये है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। ठीक है, ट्राई करो सभी लोग। 1 2 3 4 क्वेश्चन है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका वायर करंट लेके जा रहा है और यहां है आपका पॉइंट पी। तो थंब मैंने किधर कर लिया? राइट की तरफ, और पॉइंट करना है मुझे पी की तरफ। ठीक है ना? थंब आपका इस तरफ होना चाहिए और पाम आपका इस तरफ होना चाहिए, इस तरह से। फिंगर टिप्स आपकी इस तरफ होनी चाहिए। कितनी सुंदर ड्राइंग बना दी मैंने। ठीक है, तो कहां आ जाएगा? इनटू द प्लेन आ जाएगा आपका बी। समझ आया? डाउन नहीं आएगा बेटा, इनटू द प्लेन आएगा। ठीक है, सेकंड का बताओ। सेकंड में एक वायर है जो मुड़ गया है आधे रास्ते पे, और यहां है आपका पॉइंट पी। किधर आएगी मैग्नेटिक फील्ड? तो देख लो, पहले इसकी वजह से ये हो गया आपका थंब, और ये पॉइंट पी की तरफ पॉइंट करना है। एक एक टुकड़े की वजह से देख लो। इसकी वजह से सिर्फ मैं देखूं तो किधर आ जाएगा? ये हो गया आपका आर वेक्टर इसके लिए, तो डीएल क्रॉस आर इनटू द प्लेन। इसकी वजह से अंदर आई है। अच्छा, इसकी वजह से इसके लिए आर वेक्टर कौन सा होगा? इसके लिए ये आर वेक्टर होगा। आर वेक्टर बेसिकली आपको उस वायर से उस पॉइंट की तरफ बनाना है। ठीक है ना? तो परपेंडिकुलर बना दे रहा हूं बस मैं। तो आर वेक्टर राइट की तरफ और पी नीचे की तरफ, तो किधर आ जाएगा? इनटू द प्लेन। दोनों इनटू द प्लेन है, ऐड हो जाएंगी। इनटू द प्लेन ही आंसर आने वाला है। ठीक है ना? प्रश्न क्रमांक 3, करंट आ रहा है आपका बाहर की तरफ, आउट ऑफ द प्लेन, और पॉइंट पी कुछ यहां टेढ़ा डला हुआ है। क्या आ जाएगा? थर्ड का। तो यही एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमें पता लग जाएगी। क्या? देखो, पहले तो आपको थंब रखना था आई की तरफ, तो वो तो आउट ऑफ द प्लेन है, तो थंब तो बाहर की तरफ रहेगा। ठीक है ना? तो थंब तो आपका बाहर की तरफ है, और फिंगर टिप्स कहां पॉइंट करनी चाहिए? वो इस तरफ पॉइंट करनी चाहिए, क्योंकि ये आपका आर वेक्टर है। तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे आई होगी आपकी, डी। अच्छा, इसे मैंने ऐसे ही क्यों बनाया? तो देखो, इसे आप यहां से समझ सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला आया है डीबी, उसकी डायरेक्शन होगी डायरेक्शन ऑफ डीएल क्रॉस आर। अच्छा, आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट डीएल क्रॉस आर एक ऐसा वेक्टर देगा आपको जो डीएल के भी परपेंडिकुलर हो और आर के भी परपेंडिकुलर हो। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी आप इस फॉर्मूले से मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड डीएल वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगी और आर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगी। समझ आई बात? इसीलिए हम उसे यहां पे कैसे बना रहे हैं? डीएल वेक्टर आपका ऊपर की तरफ है तो उससे परपेंडिकुलर, और ये था आपका आर वेक्टर यानी उससे भी परपेंडिकुलर। तो हमेशा जो भी आप आर वेक्टर ड्रॉ करोगे, मैग्नेटिक फील्ड उससे क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए। चलो, ये तो सबका आ गया। तो ये है आपका आर वेक्टर। तो डीएल इस तरफ, आर इस तरफ, डीएल क्रॉस आर आउट ऑफ द प्लेन।
फिफ्थ का बता दो भाई। तो यहां 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट यहां P1 है और एक पॉइंट यहां P2 है। P1 पे कितनी, P2 पे कितनी? तो अब सब लोगों का सही आने लगा है। P1 के लिए देख लो डी आर वेक्टर कौन सा होगा, तो P1 के लिए आर वेक्टर वायर पे टेल और पॉइंट पे हेड, तो ये आर वेक्टर, तो डीएल क्रॉस आर आउट ऑफ द प्लेन आ गया आपका। तो ये तो हो गई बी एट P1। P2 के लिए आर वेक्टर क्या है, तो ये लो आप देख सकते हो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर क्या हो गए हैं, पैरेलल हो गए हैं, और पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है आपको, 0, यानी P2 पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई है, 0। समझ आई बात? तो दूसरा पॉइंट आपको क्या मिल गया, इफ डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर आर पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड इज 0। या फिर हम क्या कह देते हैं इसी को, पॉइंट लाइज on the line of current carrying wire, lies on the line of current carrying wire, तो भी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, 0। समझ आया? तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता लगे हैं क्या क्या, एक तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी डीएल के और आर के, और दूसरी चीज कि अगर पॉइंट वायर के ऊपर ही लाई कर जाए या अलोंग द लाइन लाई कर जाए तो फिर उस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। सिक्स्थ का बता दो भाई। हाँ भाई, तो सिक्स्थ का क्या आएगा, तो थंब आपको रखना था इनटू द प्लेन। समझ आ रही है बात? इनटू द प्लेन यानी कि अंदर की तरफ जाता हुआ थंब रहेगा, और फिंगर टिप्स पॉइंट करेंगी किस तरफ, आर वेक्टर की तरफ। आर वेक्टर आपका ये है, तो डीएल क्रॉस आर आपको जो मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, ये मिलेगा आपको बी, जो कि इससे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो अगर कोई ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इस तरह से देना चाहता है आंसर, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, नॉर्थ वेस्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि सिर्फ नॉर्थ वेस्ट हम क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि सिर्फ नॉर्थ वेस्ट बोलने का मतलब हो जाता है 45 डिग्री, जबकि हमें नहीं पता है 45 डिग्री। ठीक है, तो कुछ ये डायरेक्शन आने वाली है। ठीक है, सेवेंथ का बता दो भाई। सेवेंथ, पी पॉइंट यहाँ है, यहाँ आपका करंट कैरिंग वायर है, आई तो आपका बाहर की तरफ है, और आर वेक्टर आपका कहां हो जाएगा, आर वेक्टर आपका यहां हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है ना, तो डीएल आपका ऊपर की तरफ, आर आपका, सॉरी डीएल आपका आउट ऑफ द प्लेन, आर आपका ऊपर की तरफ, तो डीएल क्रॉस बी, डीएल क्रॉस आर किधर आ जाएगा, लेफ्ट की तरफ। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड यहां से 90 डिग्री। एट्थ का बता दो। तो मेरे हिसाब से अब सबको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हम कुछ नहीं कर पाए जीवन में, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो निकाल ही लेंगे। ठीक है ना, करंट की डायरेक्शन में आपको थंब रखना है और फिंगर टिप्स पॉइंट करनी है कहां, आर वेक्टर की तरफ। अब चलते हैं थोड़े सीरियस काम पे, जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग फाइनाइट वायर की कैलकुलेशन। अभी तक तो आप सिर्फ क्या बता पाए हो, डायरेक्शन बता पाए हो, अब आपको बताना है मैग्नीट्यूड, भाई है कितना। ठीक है, कोई सिर्फ डायरेक्शन तो पूछने से रहा। सबसे पहले हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट वायर। ठीक है, तो मान लो कि ये हमारा करंट कैरिंग वायर है, और यहां हमने ले लिया कोई पॉइंट P। ठीक है ना, इस वायर से इस पॉइंट P की कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। ठीक है, उसे मैं बोल देता हूं R। इस वायर के टॉप एंड को जब हम कनेक्ट करते हैं तो मान लो कि एंगल बनता है θ1, और बॉटम एंड को कनेक्ट करते हैं तो एंगल बनता है θ2। कुछ कुछ याद आ रहा होगा, ऐसा देखा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, ऐसी सेम प्रोसेस। ठीक है ना, तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, हमें ये बताना है। अच्छा, डायरेक्शन हमें पहले से ही पता है, पूरा वायर के लिए करंट कहां है, ऊपर की तरफ, पोजीशन वेक्टर कहां है, राइट की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां आ रही होगी, इनटू द प्लेन। तो आपको ये तो पता है कि मैग्नेटिक फील्ड तो इनटू द प्लेन आने वाली है। अच्छा, उसका मैग्नीट्यूड कितना है वो हमें निकालना है। तो वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वही आप किसी भी जनरल एंगल थीटा पे चले जाओ, आप थीटा पे जाते हो और डी थीटा थिकनेस में जो छोटा सा एलिमेंट आ रहा है उसे कंसिडर कर लेते हो। ठीक है, इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कि मैं इस परपेंडिकुलर से y हाइट ऊपर गया
और मैंने dy थिकनेस का एलिमेंट कंसिडर किया है। समझ आई बात? तो हमेशा मैं सारे मेजरमेंट कहां से कर रहा हूं, इस पे जरूर ध्यान देना। मैं सारे मेजरमेंट कर रहा हूं परपेंडिकुलर जो मैंने ड्रॉप किया है उस पॉइंट से उस वायर के ऊपर, यहां से। तो यहां से मैं किसी एंगल थीटा पे गया हूं और डी थीटा का मैंने क्या ले लिया है, एलिमेंट ले लिया है। सबसे पहले तो इस ट्राइंगल से हम क्या देख सकते हैं, सबसे पहले आप देख पाओगे टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो टेन थीटा आपको मिल जाएगा y बाय आर, या y आपको मिल जाएगा r टेन थीटा। अच्छा, dy हमारी लेंथ है, डिफरेंशिएट करते हैं तो dy मिल जाएगा r सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। ये हमें मिल गई ये रिलेशन। अब इस छोटे से एलिमेंट की वजह से एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी जो कि अंदर की तरफ होगी। अच्छा, इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कौन सा है, इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर हम बनाएं तो कैसा दिखेगा, ये पोजीशन वेक्टर होगा। दिख रहा है क्या? बहुत मुश्किल है दिख पाना, तो शायद दिख रहा होगा। ये पोजीशन वेक्टर होगा इस तरह से, ठीक है। आर ऐसा एरो बनाया है बेसिकली मैंने, ठीक है, ऐसे पॉइंट करने के लिए। हाँ। तो अब हमें इसकी वजह से इस पॉइंट पे छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड लिखनी थी। क्या आ जाएगी वो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड, डीबी आप लिख दोगे, ये होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है, आई डीएल, तो आपकी लेंथ कितनी है, dy क्रॉस आर, ठीक है। तो मैं उसे ओपन कर लेता हूं, क्रॉस प्रोडक्ट होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो ये आपका हो गया dy यानी dl इंटू आर। तो आर ये वाली डिस्टेंस है आपकी, ये जो स्लैंट डिस्टेंस है इसे मैं बोल देता हूं कुछ, मान लो z, ठीक है ना। तो इंटू जेड बाय जेड क्यूब और इंटू साइन ऑफ थीटा। क्या आएगा बताओ, साइन कितना एंगल, पोजीशन वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच का एंगल पूछ रहा हूं मैं आपसे, बताओ जरा कितना आएगा। ये आपका डीएल वेक्टर है और ये आपका पोजीशन वेक्टर है, तो इनके बीच का एंगल कितना है, कोई बता सकता है? अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो तो ये एंगल तो आपका थीटा है ही और ये एंगल आपका 90 डिग्री है ही, क्योंकि करंट की डायरेक्शन तो ये है इस एलिमेंट के लिए। तो करंट के साथ पोजीशन वेक्टर का एंगल जो आपको मिलेगा वो कितना मिल जाएगा भाई, 90 प्लस थीटा आपको मिल जाएगा। समझ आई बात? तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, 90 प्लस थीटा, ठीक है ना। ये हमने लिख लिया क्या, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड। इसी को इंटीग्रेट करने से आपको क्या मिलने वाली है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाली है। क्योंकि सभी की छोटी छोटी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन बन रही है तो सिंपल क्या हो जाएगा, एडिशन होने वाला है, ठीक है। लेकिन यह समस्या क्या है, समस्या है कि यहां दो वेरिएबल आ चुके हैं। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय जेड स्क्वायर इंटू डी वाई इंटू कॉस थीटा। तो थीटा भी वेरी कर रहा है और आपका वाई भी कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। वाई कहां पे है फंक्शन में, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, जेड को हम लिख सकते हैं क्या, वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, ये आपका जेड है, इसका स्क्वायर इंटू डी वाई इंटू कॉस थीटा। तो y भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है, तो एक ही वेरिएबल के टर्म्स में कर लेते हैं। हम dy को क्या लिख सकते हैं, dy को मैं लिख सकता हूं r sec स्क्वायर थीटा d थीटा और y को मैं लिख सकता हूं r tan थीटा। पुट करोगे देखो क्या आएगा, क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, ये हो गया आपका कितना, ये हो गया r sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इंटू कॉस थीटा बाय अंडर रूट ऑफ y को लिख देंगे r tan थीटा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये नीचे क्या बन गया, ये बन गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि आपको पता है कितना हो गया, सेक स्क्वायर थीटा, जिससे ऊपर वाला सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे से हमें क्या मिल गया, आर स्क्वायर मिल गया। तो ये मिल गया हमें म्यू नॉट आई बाय आर बाहर आ गया है, ठीक है ना, बाय 4 पाई आर सेक स्क्वायर थीटा से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बच गया। इंटीग्रेशन के लिए आपके पास बचा कॉस थीटा डी थीटा, यह है आपका डीबी। इसी को हम इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, एलिमेंट कहां से लेंगे, तो आप देख सकते हो कि जब हमने लोअर एंड को कनेक्ट किया है तो आप मूव किए हो कितना एंगल, परपेंडिकुलर से हमेशा एंगल मेजर करते हैं, तो लोअर एंड कनेक्ट करने के लिए हम एंगल मूव किए हैं माइनस थीटा 2, क्योंकि मैं नीचे गया हूं, और ऊपर कनेक्ट करने के लिए प्लस थीटा 1।
तो मैं लिमिट लगा दूंगा इसमें क्या, -θ2 से लेके +θ1। और यहां से आपको b की वैल्यू मिल जाएगी μ0I बाय 4πr cos थीटा का इंटीग्रेशन sin θ1 प्लस sin θ2। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला तो भी थोड़ा टफ था, वहां पे दो कंपोनेंट्स आए थे, समझ आई ना बात। यहाँ पे सिर्फ एक ही है मैग्नेटिक फील्ड, और कहां आ जाएगी ये, इनटू द प्लेन आ जाएगी। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया μ0I बाय 4πr sin θ1 प्लस sin θ2। ये सेम फॉर्मूला ऐसा ही मिलता जुलता आपको कहां दिखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मिला था किसका, ई परपेंडिकुलर का, ठीक है। लेकिन यहाँ तो एक ही डायरेक्शन रहती है मैग्नेटिक फील्ड की, तो यही आपका सिंपल फॉर्मूला है। आर जहां पे आपको याद रखना है क्या है, आर है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वायर। किसी को कोई समस्या है इसमें, बताओ। अब कुछ छोटे छोटे रिजल्ट हम पहले से ही निकाल के रख लेते हैं, क्योंकि वो कई बार ज्यादा यूज होंगे। पहला आ जाता है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। अब असलियत में इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं होता है वायर, होता क्या है कि वायर के बहुत पास में आपका पॉइंट है। तो मान लो ये आपका पॉइंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दी गई है कुछ r। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, ठीक है ना। मान लेते हैं करंट इस तरफ जा रहा है, तो आप क्या करते हो, टॉप एंड को कनेक्ट करते हो और बॉटम एंड को कनेक्ट करते हो। टॉप एंड को कनेक्ट करने के लिए θ1, बॉटम को करने के लिए θ2, एंगल मेजर करेंगे परपेंडिकुलर से। तो इसका तो टॉप एंड कहां है भाई, इसका टॉप एंड तो है इन्फिनिटी पे। तो टॉप एंड को कनेक्ट करने के लिए लगभग लाइन कैसी आ जाएगी, लगभग ये लाइन आपकी ऐसी हो जाएगी। ये होगा आपका θ1, और बॉटम को कनेक्ट करने के लिए ये होगा आपका एंगल θ2। क्योंकि ये इन्फिनिटी पे है, जो आपका एंड है इन्फिनिटी पे है, यानी इस लाइन को इसके क्या होना पड़ेगा, पैरेलल। तो θ1 इक्वल आ जाएगा किसके, θ2 के, और वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, π/2। फॉर्मूले के अंदर पुट करते ही आपको b की वैल्यू मिल जाएगी μ0I बाय 4πr sin 90 प्लस sin 90 यानी कि 2, यानी b आपको मिल जाएगा कितना, μ0I बाय 2πr। तो इनफाइनेटली लॉन्ग वायर के लिए किसी भी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछी जाए तो उसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, फॉर्मूला है, याद रखना है μ0I बाय 2πr। और डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल से निकाल ही सकते हो, जैसे कि इस केस में कहां आ जाएगी डायरेक्शन, इनटू द प्लेन। समझ आया। तो ये हो गया किसके लिए, इनफाइनाइट वायर के लिए। अगला जो हमें याद रखना होता है दूसरा, वो हो जाता है आपका सेमी इनफाइनाइट वायर। अब ये सुनने में अजीब सा लगता है, सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ। तो सेमी इनफाइनाइट बेसिकली रिप्रेजेंट ये करता है कि जहां से आपका इनफाइनाइट वायर स्टार्ट हुआ था वहीं पे एक पॉइंट है, यानी कोई वायर है जिसकी लेंथ अगर इनफाइनाइट है, तो जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था वहीं पर कोई पॉइंट P होना चाहिए। यानी जो R वेक्टर आप बनाओ तो वो लेंथ के परपेंडिकुलर होना चाहिए, और किसी एक एंड से क्या करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। तो इस पॉइंट P के लिए ये जो वायर है, तो इस पॉइंट P के लिए ये जो वायर है ये कैसा हो जाएगा, सेमी इनफाइनाइट हो जाएगा। अब इसकी वजह से आपसे पूछी जाए मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी पॉइंट P पे, तो वो भी आप बता सकते हो। ये डिस्टेंस अगर R है तो B की वैल्यू μ0I बाय 4πr, इतना तो हमें पता ही है। अब आपको लिखना है sin θ1 प्लस sin θ2। तो देखो इस परपेंडिकुलर से टॉप एंड को कनेक्ट करने के लिए कितना एंगल घूमना पड़ेगा, तो कुछ नहीं घूमना पड़ेगा, ये परपेंडिकुलर पहले ही टॉप एंड पे कनेक्टेड है, यानी θ1 की वैल्यू तो क्या हो गई आपकी 0। बॉटम एंड को कनेक्ट करने के लिए तो बॉटम एंड फिर से इन्फिनिटी पे है, तो दोनों लाइंस को क्या होना पड़ेगा, पैरेलल। तो θ2 आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहां आ जाएगा sin 90 डिग्री, और b की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, μ0I बाय 4πr, यानी कि इनफाइनाइट का हाफ, जो कि होना भी चाहिए था क्योंकि वायर की लेंथ क्या हो गई है, हाफ हो गई। समझ आया। तो सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए μ0I बाय 4πr। अच्छा एक चीज याद रखना, हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, सेमी इनफाइनाइट किसे बोला जाएगा। तो सेमी इनफाइनाइट सिर्फ तभी आप बोलोगे जब पॉइंट P से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और वो वायर के एंड पे गिरे, किसी एक एंड पे गिरे। जैसे कि मैं अगर आपसे बोलूं कि ये आपका वायर था, ठीक है ना,
और यहां एक पॉइंट P, तो ये सेमी इनफाइनाइट नहीं है। अगर एक तरफ से इनफाइनाइट दिया भी है तो भी आप इसे सेमी इनफाइनाइट नहीं बोलोगे। ये है आपका वायर, अगर ये इंफिनिटी तक जा रहा है और यहां है पॉइंट P, तो भी ये सेमी इनफाइनाइट नहीं है। ये तब किस पॉइंट के लिए सिर्फ सेमी इनफाइनाइट हो सकता है? जिस पॉइंट के लिए जब परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए तो वो किसी एक एंड पर आए, तो आप कहते हो कि ये क्या है? सेमी इनफाइनाइट वायर। किसी को कोई डाउट इसमें? तो फॉर्मूला सबको क्लियर है, म्यू नॉट आई बाय 4πr sin θ1 प्लस sin θ2। इनफाइनाइट वायर के लिए रिजल्ट याद कर लिया है, म्यू नॉट आई बाय 2πr। सेमी इनफाइनाइट के लिए म्यू नॉट आई बाय 4πr। ठीक है ना, वैल्यूज पुट करके पहले से ही समझ लिया है। अब इसी में एक स्पेशल केस आ जाता है जिसपे एडवांस में क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है ना, तो स्पेशल केस क्या आ जाता है आपका? स्पेशल केस ये आ जाता है कि मान लो आपका फाइनाइट वायर है पर पॉइंट P कुछ इस तरह से लाई कर रहा है। ये सेम चीज मैंने कहां बताई थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आपको बताई थी। और अब आप कनेक्ट करते हो इसका बॉटम एंड, ठीक है ना, तो ये एंगल आता है कुछ θ1। आप कनेक्ट करते हो टॉप एंड, तो ये एंगल आता है कुछ θ2। अब इस वायर की वजह से इस पॉइंट P पे आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ ली जाए तो डायरेक्शन तो आप निकाल ही सकते हो, उसमें तो कुछ है नहीं, राइट हैंड पाम रूल से निकाल लोगे। इस केस में कहां आ जाएगी? इस केस में आ जाएगी इनटू द प्लेन। मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा? तो देखो, लिमिट जो हमने लगाई थी परपेंडिकुलर से, θ1 तो कहां गया था? टॉप एंड को कनेक्ट करने के लिए ऊपर जब डेरिवेशन किया था, और बॉटम कनेक्ट करने के लिए θ2 कहां गया था? नीचे। लेकिन इस केस में θ1 और θ2 सेम साइड ऑफ परपेंडिकुलर पे लाई कर रहे हैं, तो जो लिमिट आपने माइनस θ2 से प्लस θ1 लगाई थी उसे सिर्फ हम कहां से कहां लगा देंगे? θ2 से लेके θ1। तो जो फॉर्मूला बदल जाता है वो सिर्फ क्या हो जाता है? म्यू नॉट आई बाय 4πr sin θ1 माइनस sin θ2। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको ये याद रखना है हमेशा कैसा लाना है? पॉजिटिव लाना है, क्योंकि डायरेक्शन तो आप किससे निकालोगे? राइट हैंड थंब रूल से निकाल लोगे। ठीक है, यहाँ पे ये θ1 ले लो और ये θ2 ले लो। समझ आया? तो अगर परपेंडिकुलर के दोनों साइड्स पर टॉप और बॉटम लाई करते हैं, इफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द वायर लाई ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर, तो फॉर्मूले में क्या आता है? sin θ1 प्लस sin θ2। लेकिन टॉप और बॉटम अगर सेम साइड ऑफ परपेंडिकुलर पे लाई करें तो फिर क्या आ जाता है? sin θ1 माइनस sin θ2। ये केस हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देख लिया था। मान लो कि ये आपका वायर दिया हुआ है आपको, और यहां है आपका पॉइंट P। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी गई है R। जब हम बॉटम को कनेक्ट कर रहे हैं ये एंगल है 30 डिग्री, और जब टॉप को कनेक्ट कर रहे हैं तो ये एंगल भी आ रहा है आपका 30 डिग्री। ठीक है ना, टॉप को कनेक्ट कर रहे हैं तो ये एंगल भी क्या आ रहा है? 30 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड पूरा पूरा बताना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ। तो पहले मैग्नीट्यूड लिख देता हूं, म्यू नॉट आई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है तो 4πr। अब मैं देखूंगा कि परपेंडिकुलर के सेम साइड पे लाई कर रहे हैं या ऑपोजिट साइड पे, तो टॉप और बॉटम सेम साइड पे, तो फॉर्मूला माइनस वाला यूज होगा। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आंसर लाना है, तो साइन टॉप को कनेक्ट करने के लिए टोटल एंगल 60 डिग्री, तो साइन 60, माइनस बॉटम को कनेक्ट करने के लिए 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। ये आ गया आपके पास म्यू नॉट आई बाय 4πr साइन 60 डिग्री यानी √3/2 माइनस साइन 30 डिग्री 1/2। और डायरेक्शन हम निकाल ही सकते हैं राइट हैंड पाम रूल से। ये हो गई किसकी? करंट की डायरेक्शन, और ये हो गया आपका R वेक्टर। तो dl क्रॉस R हमें मिल जाएगा इनटू द प्लेन। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो किसी भी करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक